हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोवर अयोध्या अगेन। आज जिस बाइक को लेके आया हूँ ना भाई, देख सकते हो भाई, कवासाकी की इंट्रो बाइक है। मतलब अगर कवासाकी के सेगमेंट में जाना ना तो ये सबसे पहली बाइक आपको मिलेगी, जो कि है कवासाकी निंजा 300। ठीक है, पहले तो आप इसके अमेजिंग से कलर को देखो। दोनों कलर कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। मतलब ये पुराना मॉडल है, ये नया कलर ऑप्शन है नए मॉडल के साथ। बाकी अगर मैं इसकी और बात करूं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसी भी बाइक को डिफ़ाइन करने के लिए ना उसकी हिस्ट्री आती है सबसे इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि बाइक को जानने से पहले कि भाई ये बाइक स्टार्ट कब हुई थी। तो ये बाइक को ना भाई कंपनी ने लॉन्च करा था 2012 में ग्लोबली, और इंडिया में लॉन्च करा 2013 में निंजा 250R को रिप्लेस करने के लिए। फिर कॉस्ट कंस्ट्रेंट, BS4 नॉर्म्स, इन सब की वजह से इसको फिर बंद कर दिया कंपनी ने 2017 में। फिर इसको वापस से 2018 में लॉन्च करा, और उसी टाइम पर ग्लोबली निंजा 400 भी लॉन्च हुई। बट इंडिया में उन्होंने निंजा 300 को कंटिन्यू रखा, क्योंकि ये बजट वाइज इंडियंस के लिए बहुत अच्छी थी, और फीचर वाइज भी जितने इंडियंस को रिक्वायर थी उसके लिए मैक्सिमम थे। तो बहुत अच्छी बाइक बनाई थी। तो ये बहुत मतलब अगर कॉस्ट वाइज भी बात करूँ तो ये बाइक आपको ऑलमोस्ट मतलब ना 3.5 लाख रुपए की पड़ेगी एक्स शोरूम। अभी आप यही बाइक मुंबई में लेने जाओगे तो ये आपको 4.5 लाख रुपए पड़ेगी। अयोध्या में लेने जाओगे तो 3.25 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 3,93,000 पड़ेगी। तो ये होगी प्राइस वाइज बात। तो फाइनली अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कि गाड़ी, क्योंकि देखो गाड़ी का जब से अपडेट्स देना शुरू किया कंपनी ने ना, तो कुछ चेंज नहीं कर रहे। इंजन वाइज कोई चेंज नहीं, फीचर्स वाइज कुछ चेंज नहीं। तो जो चेंज कर रहे हैं वो है कलर ऑप्शंस। तो कलर ऑप्शंस की बात करते हैं। 3 कलर ऑप्शंस आते हैं इस गाड़ी में। पहला आता है मोनो डस्ट ग्रे, जो कि थोड़ा सा रेड, ग्रे और डार्क ब्लैक, मैट ब्लैक के फॉर्म में आता है। फिर 2 कलर आते हैं कैंडी ग्रीन, और एक आता है लाइम कैंडी ग्रीन। फ़िलहाल आपके सामने कैंडी ग्रीन है। लाइम कैंडी ग्रीन जो है वो आपको ब्लैक और इससे थोड़ा शाइनी ग्रीन के साथ आपको दिखाई देगा। तो यही 3 कलर ऑप्शन है। प्राइस वाइज तीनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो भाई चलते हैं अब 1 बाय 1 पार्ट पे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले बात करता हूँ टॉप पे कि आपको एक वाइज़र देखने को मिलता है। बहुत R15 की तरह बहुत ऊपर वाइज़र नहीं है, ये काफ़ी एक अच्छा वाइज़र लग रहा है मेरे को। ऐसे मतलब नीचे से शुरू भी है, मिड प्रोफाइल से लेके ऊपर तक। तो एक ये है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोल्डेबल मिरर्स दिखते हैं, ये जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और दोनों साइड वही हैं। फिर नीचे की तरफ चलूँ ना, तो इस बाइक में एक चीज़ जो बाकी बाइक से और आज की टेक से बहुत पीछे रह गई वो है हेलोजन लैम्प्स। ठीक है, ये लाइट हेलोजन है, इंडिकेटर्स हेलोजन है। मतलब आज अगर आप कोई बाइक लेने जाते हो 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की, तो आपको 99% है कि उसमें LED लाइट्स ही मिलेंगी। और जितना मैंने लोगों से रिव्यू सुना है कि हेलोजन लाइट्स रात को इनका थ्रो बहुत कम लगता है। अगर बहुत खाली सड़क है तो भले दिख जाए, वैसे इसका दिखना मतलब भीड़ में थ्रो इसका कम लगता है। उसके बाद अगर और नीचे की तरफ चलें तो फेंडर में, मतलब फेंडर तो अपना वही पूरा फाइबर का है। फिर यहाँ पे कवासाकी की बैजिंग है, ABS की बैजिंग है। पहले ABS जो है एज ऑप्शनल आता था, बट जब इन्होंने वापस से इसको रिलॉन्च करा तो इसमें इन्होंने ABS को स्टैंडर्ड में ही इंक्लूड कर दिया। फिर अगर और देखो तो यहीं पर आपको रिफ्लेक्टर्स दिखते हैं, और रिफ्लेक्टर्स की अगर आप ना क्वालिटी देखोगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी के रिफ्लेक्टर्स ऐसे इन्होंने माउंट कर रखे हैं। और उसके बाद नीचे की तरफ चलें तो नीचे आपको सबसे पहले टायर दिखता है। एक जो प्रॉब्लम है इस टायर की कि ये रेडियल टायर्स नहीं, मतलब आप 4 लाख 4.5 लाख रुपए देते हो और आपको रेडियल टायर्स ना मिले, वो भी उस गाड़ी में जो कि ट्रैक के लिए एक्सपेक्ट करी गई है। तो एक थोड़ा सा ये पॉइंट है। बाकी ये 110 सेक्शन वाले टायर हैं, और आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। डिस्क ब्रेक इसकी वही 290 mm की है, और जिसमें कि 2 पिस्टन कैलिपर लगा हुआ है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको हाँ एक और चीज़ कि इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलता है, जिसका कि जो कि 37 mm फॉक का आता है, और वही ट्रैवल 150 mm का आता है। बाकी डिस्क ब्रेक में आपको यहाँ पे कट्स मिलेंगे। तो एक ये मतलब काफ़ी, वैसे तो देखिए कि काफ़ी मतलब ऐसे बड़ी डायमीटर की डिस्क है, तो ब्रेकिंग इससे काफ़ी अच्छी है, और डबल कैलिपर भी है, तो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग्स हैं इसकी। बाकी अभी चलते हैं फिर पीछे की प्रोफाइल में। बैक प्रोफाइल में अगर टॉप से स्टार्ट करूँ ना, तो स्टैंडर्ड में एक ग्रैब रेल मिलती है, जो कि बहुत मतलब अच्छे से बनाई गई। हालांकि ये थोड़ा सा देखकर लगता है कि अलग से ऐड ऑन किया गया है, और बट इसकी क्वालिटी वाइज देखो तो बहुत अच्छी की मतलब
काफ़ी अच्छी है। फिर नीचे की तरफ देखो तो आपको ब्रेक लाइट दिखेगी, ब्रेक लाइट आपको हैलोजन, इंडिकेटर्स हैलोजन, इंडिकेटर्स थोड़े से फ्लेक्सिबल दिख रहे हैं मेरे को, तो अच्छी बात है ये भी। और इंडिकेटर्स के ना जस्ट पीछे आपको एक हुक्स भी दिख रहे हैं जो कि पैक करने के लिए, मतलब सामान आपको अटैच करने के लिए, लोड करने के लिए। उसके बाद अगर देखो तो ब्रेक लाइट भी हैलोजन मिलेगी, पीछे एक रिफ्लेक्टर है, फिर नंबर प्लेट है की जगह फेंडर पे, फेंडर पूरा फाइबर का है, ठीक है। अभी उसके बाद और नीचे चलते हैं तो अपने को टायर दिखता है। टायर है 140/70 सेक्शन का टायर है, और ये मतलब आपको स्टैंडर्ड में MRF का मिलता है, ठीक है। अगर मतलब वैसे तो आप बाइक को देखोगे ना तो बाइक आगे से आपको बहुत बल्की दिखती है और पीछे थोड़ा लाइट वेट होता है, यूजुअली ये सारी स्पोर्ट्स बाइक में दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल अपन शुरू करते हैं राइड प्रोफाइल को। तो देखो ग्रैब रेल जो आपको मैंने इससे पहले दिखाई वो यहाँ पर आके एंड होती है, तो लोग लेने के बाद सबसे पहले इसको ही निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर फुट रेस्ट दिखेगा, ठीक है, और फिर आपको एग्जॉस्ट दिखेगा। एग्जॉस्ट का साउंड हम आपको लास्ट में सुनाएंगे। एग्जॉस्ट के लिए जो एल्यूमिनियम यूज़ किया गया और ये मफलर गार्ड है ना, ये बहुत मतलब ऐसे पर्सनली मैं कह रहा हूँ मेरे को गाड़ी में बहुत अच्छी चीज़ों में से एक ये दिख रहा है, ठीक है। उसके सिवा आपको यहाँ पर दिखेगा कि उन्होंने हुक्स बना रखे हैं वही लगेज कैरी करने के लिए, ठीक है। फिर ब्रेक फ्लूइड दिखेगा आपको। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये आपको ब्रेक्स दिखेंगी। ब्रेक्स भी बहुत अच्छी मतलब दिख रही है, जैसे कि बाकी आपको बाइक्स में दिखेगी। किसी भी आप यूजुअली जो नॉर्मल बाइक्स दिखते हैं वहाँ पर आपको या तो ये कुशन दिखेगा या तो एकदम ही लो क्वालिटी का बस ऐसे सर्कुलर एक रॉड दिखेगा, बट यहाँ पर जो ये यूज़ हुआ है ना ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्पेसिफिकली इंजन की बात करूँ ना तो भाई इंजन तो नाम से ही पता चल रहा है कि 300 सीसी है, बट अगर एग्जैक्ट मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो 296 सीसी का इंजन है, जो कि 36.8 की पावर जनरेट करता है, bhp की पावर जनरेट करता है एट 10,000 RPM, और 29.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, मैक्सिमम टॉर्क एट 11,000। तो बेसिकली आपको ये भी इस चीज़ से आप ये समझ सकते हो कि ये बाइक सड़कों पे मतलब नॉर्मल रेंज में लो RPM पे तो ठीक है ही, सुपर क्लास है ही, बट जब ये 8,000-9,000 RPM के ऊपर जाएगी ना फिर इसको बीट कर पाना सड़क पे किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। और ये एंट्री लेवल में एक चीज़ और बता दूँ, ये एंट्री लेवल में ना भाई पहली मतलब पैरेलल ट्विन सिलेंडर वाली आपको इंजन मिलता है इस बाइक के अंदर की, और किसी भी 4-4.5 लाख रुपए की बाइक में आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो ये हो गया। बाकी उसके बाद अगर साइड प्रोफाइल की बात मैं करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से आप इंडिकेटर देख सकते हो। फिर यहाँ पे एक मतलब मेरा पर्सनली या तो मैं ऑब्सेस्ड हो गया हूँ इस गाड़ी के कलर से, खासकर ये कैंडी ग्रीन से ना मेरे को इतनी अच्छी लगती है ग्रीन कलर। उसके बाद आप इधर पे मैट ब्लैक देख सकते हो, फिर ग्रीन, फिर निंजा की बैजिंग देख सकते हो जो कि एक काफ़ी ही स्पोर्टियर लुक दे रहा है। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक एक 300 की बैजिंग दिख रही होगी, फिर नीचे एक 300 की बैजिंग है, फिर नीचे कवासाकी की बैजिंग है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ ना तो हाँ ये ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में काफ़ी पीछे है। पीछे इन द सेंस की वैसे तो ट्रैक बाइक के हिसाब से परफेक्ट है, जो कि है 140 mm। 140 mm तो मतलब लाइक हिंदी में कहो तो एक बित्ते से भी कम है। और थोड़ी सी मतलब जैसे R15 वगैरह है तो उनमें 170 के राउंड में ग्राउंड क्लियरेंस आती है। तो एक चीज़ ये कि हाँ अगर आपको गड्ढे खुड्डों में जाना है तो आप ये बाइक मत लो, ठीक है। आपको बड़े शहरों में रह रहे हो या आपके घर के आसपास जहाँ पे भी आप जा रहे हो, अच्छी सड़कों पे जा रहे हो, तो फिर आप ये बाइक ले सकते हो, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। चलते हैं फिर अभी ना लेफ़्ट प्रोफाइल की तरफ और एक बार देखते हैं कि और क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर सबसे पीछे से शुरू करूं तो आपको साड़ी गार्ड दिखेगा। साड़ी गार्ड वैसे मैं कहूँ बहुत पतले रॉड वॉड का है भाई, इसकी नीड थी नहीं कंपनी को, ठीक है। मेरे को लगता है इंडियन नॉर्म्स को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने दिया हुआ है, और वैसे भी स्पोर्ट्स बाइक में इसकी नीड होती नहीं। उसके बाद और आगे की तरफ चलूँ ना तो ये हुक है भाई। हुक वाली चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि ये मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि कंपनी ने बहुत सोच समझ कर दिया। एक हुक यहाँ, एक हुक यहाँ, और अगर रिपीट करो तो मतलब अपोजिट साइड भी सेम मिलेगा। बाकी फुट रेस्ट है, फुट रेस्ट की क्वालिटी तो भाई बड़ी अच्छी लग रही है। फिर सेम आगे का फुट रेस्ट राइडर के लिए ये भी बहुत अच्छी दिख रही है। गियर्स की बात करें तो गियर्स भैया इसमें 6 हैं, एक नीचे बाकी 5 ऊपर, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी कंपनी क्लेम्ड जो टॉप स्पीड है ना वो 160 है, हालांकि ले जाने वाले इसको 180-185 भी ले जाते हैं, ठीक है। तो स्पीड वाइज भी ये गाड़ी बड़ी मतलब ऐसे सफिशिएंट है कि इससे ज़्यादा आपको चाहिए वही है नहीं।
बाकी आपको फिर अगर बैजिंग की ही बात करो तो कवासाकी की एक बैजिंग यहाँ दिखेगी, बाकी बैजिंग साइड राइड प्रोफाइल की तरह सेम है, ठीक है। और एक चीज़ जो मिस हो गई थी वो मिस ये थी कि बेसिकली कंट्रोल्स में यहाँ पर एक पास लाइट भी दिया गया हुआ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो मिस हो गई थी अपने से। बाकी हाँ, बाकी चीज़ें राइट प्रोफाइल की और लेफ़्ट प्रोफाइल की ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, मतलब बैजिंग वाइज कलर वाइज सब सेम है। फ्यूल इंडिकेटर पर जब से ये 2024 एडिशन है तब से E20 की बैजिंग आने लगी, मतलब कि अभी ये E20 फ्यूल कंपैटिबल भी है, ठीक है। हाँ तो चलते हैं भाई, अभी इसके ना मेरे को बैठ के क्या फ़ील हो रहा है, इसको मनूवर करना कैसा लग रहा है। तो पहले तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये 780 mm है, इसकी हाइट ना बहुत कम है, मतलब ऐसे सीट हाइट इसकी बहुत कम है, तो कोई भी आराम से बैठ सकता है। मेरी हाइट तो ठीक है 5'10", 5'9" है, तो बढ़िया आराम से पैर मेरे पूरे दोनों टच हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऐसे इस पर लीन होने की कोशिश करूँ ना तो ये R15 जितनी लीन मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसका पोजीशन जो है थोड़ा, अगर किसी और बाइक R15 जैसी बाइक से अगर कंपेयर करूँ तो अग्रेसिव नहीं है, जबकि ये फेयरिंग वाली बाइक है, ठीक है। तो एक ये बहुत अच्छी पॉइंट है कि आपके मतलब पोस्चर वाइज देखें ना तो गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छी है एक, ठीक है। पोस्चर वाइज आपके फेवर में है, हाइट वाइज आपके फेवर में है, ठीक है। बाकी जब भी और कोई बाइक होती है ना तो उसका फ्यूल टैंक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से बहुत हाइट होती है, तो उसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट्स पे भी फोर्स पड़ता है जब आप लीन करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी इस गाड़ी में नहीं है। बाकी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि मतलब अगर इसमें आप लीन करने की कोशिश करते हो तो आपको कैसा दिखता है, ठीक है। होपफुली आपको फ्रेम में सही दिख रहा हूँ मैं। तो ये कैसी फील आती है। तो साइड प्रोफाइल में तो मतलब मैं अगर कहूँगा मेरे को पर्सनली ये इसका स्टीयरिंग्स भी ना, मतलब स्टीयरिंग कह रहा हूँ, हैंडल वगैरह भी ना काफ़ी ऊपर है, तो काफ़ी ऐसा अच्छी सी मतलब ज़्यादा बॉडी और पीछे रिस्ट और इन सब पे प्रेशर नहीं आने वाला, तो दर्द नहीं होगा आपको बेसिकली। तो मेरे को तो मतलब बैठ के काफ़ी मज़ा आ रहा है, और सीट हाइट कम होने के नाते मैं इसको ट्रैफिक में ईजिली मनूवर कर सकता हूँ। तो अभी चलते हैं बाइक के मतलब एज अ राइडर के POV पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक फ्यूल टैंक मिलता है जिसकी कैपेसिटी लगभग 17 लीटर की है, और जिसमें से 4.5 लीटर रिजर्व होता है, ठीक है। और कंपनी क्लेम्ड है कि ये 25 का माइलेज देती है, बट ऑन यूज़र रिव्यू कि आप अगर इसको रफ़ चलाते हो तो 17-18 का माइलेज, हाईवे पर चलाते हो तो 22 से 24 का माइलेज, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चलूँ तो आपको यहाँ पर किल स्विच दिखती है जो कि काफ़ी सॉफ्ट दिख रही है मेरे को, मतलब ईज़िली ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा। फिर नीचे इग्निशन स्विच दिख रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर लो बीम, हाई बीम और इंडिकेटर्स, और फिर यहाँ पे हॉर्न। फ़िलहाल अपने पास इसकी चाबी नहीं है, तो मैं भी आपको दूसरी बाइक पर ये चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पर और क्या क्या है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हाँ, इस बाइक में फ़ीचर्स वाइज देखोगे ना तो आपको कमी है, इंजन वाइज देखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बाइक है, आप नो डाउट इस पर जा सकते हो अगर आपको पावर चाहिए। बेसिकली कंपनी ने इस गाड़ी को या तो प्राइस वाइज या जो भी कह लो उसकी वजह से इसको रॉ रखने का ज़्यादा प्रयास किया है, ठीक है। तो भाई एज़ प्रॉमिस चलते हैं अभी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की तरफ कि इसमें क्या क्या है। तो ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूट्रल इंडिकेटर है, इंजन फॉल्ट ये लुब्रिकेंट इंडिकेटर है, ये ABS का इंडिकेटर है, ये इंजन फॉल्ट का, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर टैकोमीटर दिखेगा, यहाँ पर आपको एक क्लॉक दिखेगी, स्पीड दिखेगी और ओडोमीटर दिखेगा, ठीक है। यहीं पर आपको एक आता है इकोनॉमी मोड का इंडिकेटर, वो जब भी चाबी ऑन करेंगे ना सिर्फ तब दिखता है, या जब आप राइड करते हो तो ये जो आपको दिखा था ना छोटा सा वो है। फिर फ्यूल टैंक का इंडिकेटर दिखेगा आपको कि कितना फ्यूल है, ये सब है, ठीक है। तो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर अगर देखो तो बहुत सिंपल है, कंपनी को काम करना चाहिए इसके ऊपर कि थोड़े फीचर्स वगैरह ऐड करें। हाँ, लेकिन ये कहूँगा कि कवासाकी जो भी फीचर्स देता है, जैसे इंजन देता है तो बहुत जितना दिया है मतलब वो एकदम सॉलिड है, उसका मार्केट में कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। बाकी अगर इसकी चाबी की बात करूँ तो चाबी आपको कुछ इस प्रकार दिखती है, मतलब बड़ी सिंपल सी चाबी है जिस पर एक ये आपको कवासाकी की बैजिंग दिखेगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना चाबी। तो भाई चलते हैं अपने व्लॉग के एक लास्ट पार्ट पे जो कि है कंक्लूजन, किस किस कंडीशन में आपको बाइक लेनी चाहिए, किस किस कंडीशन में आपको बाइक नहीं लेनी चाहिए। पहला, इसका प्राइस पॉइंट ही काफ़ी महंगा है, 4,20,000 तक आपको पड़ने वाली है, ठीक है। सेकेंड चीज़, बाइक की सर्विसिंग कॉस्ट जो आपको एवरेज पड़ने वाली है वो 8,000 लगभग पड़ जाएगी पहली सर्विसिंग ही। उसके बाद मतलब आप ऑन एन एवरेज इस गाड़ी पे सर्विसिंग का 10,000 कॉस्ट ले सकते हो। ये कहूँगा पहली सर्विसिंग 1,000, दूसरी सर्विसिंग और बाकी की सर्विसिंग फिर 12,000 के बाद होती है, 12,000 किलोमीटर्स के बाद।
तो सर्विसिंग एक लंबे ड्यूरेशन पे आती है, ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी सर्विसिंग कॉस्ट आप एक फैक्टर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 10,000 काफ़ी होता है सर्विसिंग के लिए, वो भी विदाउट एनी डैमेज। ठीक है, फिर आपको अगर फ़ीचर वाइज बात करो तो गाड़ी में फ़ीचर ना के बराबर है। कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट ज़्यादा है नहीं, एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है, नेविगेशन नहीं है, साइड स्टैंड का इंडिकेटर नहीं है, ना कि सर्विसिंग का इंडिकेटर है। तो फीचर वाइज कम है, फीचर वाइज आपको लेनी है तो यमहा आप किसी पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको रॉ इंजन पसंद है, कि आपको पावर पसंद है और बाइक को बाइक की तरह पसंद है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। अगर आप इसमें बैठने की बात करो पोस्चर वाइज, तो पोस्चर बाकी बाइक से जो स्पोर्टियर बाइक है उनके कंपेरेटिवली काफ़ी रिलैक्स है पोस्चर, तो उस हिसाब से भी आप ले सकते हो। सीट हाइट भी कम है, तो आप सीट हाइट वाला फैक्टर भी कंसीडर कर सकते हो कि अगर आपकी हाइट कम है, आपको मनूवर करने में इशू है, तो आप इसको भी ले सकते हो। काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन होने वाला है। मेनली यही कहूँगा कि ये बाइक थोड़ी सी खर्चीली है, और इस बाइक के साथ आपको यूजुअली पावर और कवासाकी की ब्रांड इमेज मिलेगी। सिटी में आपको अगर स्टैंड आउट करना है, टियर 2 सिटीज़ में, इवन टियर 1 सिटीज़ में भी, क्योंकि ये कलर बहुत रेयर होता है, ये कलर और कोई कंपनी यूज़ नहीं करती यूजुअली, तो आप ये बाइक अगर लेते हो तो आप सिटी में यूजुअली स्टैंड आउट करोगे। और अगर आप हाई स्पीड में जाते हो तो लोग आपको कंपेयर कर लेंगे, ZX-10R वगैरह इस टाइप की बाइक से ही लोग कंपेयर करते हो। तो बेसिकली अगर आपको स्टैंड आउट होना है ना, तो ये बाइक आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। प्राइस पॉइंट वाइज और माइलेज वाइज कहूँगा तो थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको, क्योंकि माइलेज इसका 25 kmpl का कंपनी क्लेम्ड है, बट 15 से 22 ही मानूंगा मैं तो। ठीक है, तो उस पॉइंट के हिसाब से बोलूँ तो ले सकते हो। फाइनल चीज़ आपको सुनाता हूँ जो कि कवासाकी की किसी भी गाड़ी में सबसे फेमस है, दैट इज़ एग्जॉस्ट साउंड। ठीक है, चलते हैं, मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। कुछ मतलब ऐसा एग्जॉस्ट साउंड था। एग्जॉस्ट साउंड तो मैं खुद कह रहा हूँ भाई, इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है कि दिस कैन बी द ओनली रीज़न टू बाई दिस सुपर बाइक्स। आप सिर्फ इसकी वजह से सुपर बाइक्स ले सकते हो। इतनी खूबसूरत आवाज़ मैंने सुनी ना, डेफिनेटली आपको एक बार सुननी चाहिए। आप अगर कवासाकी की बाइक या किसी भी एंट्री लेवल बाइक देखना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट नोट की वजह से आप एक बार ज़रूर कवासाकी के शोरूम जाओ, टेस्ट ड्राइव लो। और अगर आप थाने में हो तो आप यहाँ कवासाकी थाने आ सकते हो बाइक देखने के लिए। Thank you Kawasaki Thane for giving us this bike to shoot this one.